नमस्ते। मैं एडवोकेट पूजा भदौतिया फिर से एक नई और इम्पोर्टेंट रूलिंग के साथ आपके सामने आई हूँ। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है ये और बहुत अच्छे टॉपिक को उठाया है सुप्रीम कोर्ट ने, उस पर चिंता जताई है और अपने दिशा निर्देश निकाले हैं जो कि निकालना बहुत ज़रूरी था। जान लेते हैं मैटर क्या है। मैटर है आपका ऐसे लोगों के बारे में जो कि भारत की जेलों में बंद हैं अंडर ट्रायल के टाइम पर, यानी कि अभी ट्रायल चल रहा है, उन पे दोष सिद्धि नहीं हुई है, वो आरोपी नहीं ठहराए गए हैं, डिसीज़न नहीं आया है उनके क्रिमिनल किसी भी अपराध में जिसमें वो फंसे हुए हैं, और तब भी उसके बावजूद वो सज़ा काट रहे हैं जेल में बिना अपराध किए। अभी मतलब उन पे दोष सिद्ध नहीं हुआ तो ज़रूरी नहीं है कि वो अपराधी ही हैं, उसके बावजूद वो जेलों में पड़े हुए हैं। अंडर ट्रायल इस प्रक्रिया को कहते हैं। उस दौरान वो भारतीय जेलों में पड़े हैं, तो उनके लिए दिशा निर्देश निकाले हैं सुप्रीम कोर्ट ने, जो मुझे भी बहुत सही कदम लगा सुप्रीम कोर्ट का। उनके लिए चिंता जताई है। जान लेते हैं मैटर क्या था पूरा। भारत के जेलों में 75% से अधिक लोग बिना सज़ा के बंद हैं इस वक्त। ये आंकड़ा निकलवाया है सुप्रीम कोर्ट ने और जो कि बहुत ही चिंताजनक है। सत्येंद्र कुमार अंतिल बनाम सीबीआई मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या महत्वपूर्ण फैसला दिया जो आपके अधिकारों को प्रभावित कर सकता है, देखते हैं। भारतीय जेलों की वास्तविकता बहुत ही चौंकाने वाले आंकड़े लेकर आई, जो कि देखा जाए आंकड़े देखे जाएं तो 75% यानी कि टोटल जितने कैदी आज की हमारी भारतीय जेलों में हैं आज के वक्त में, उसमें से 75% ऐसे हैं जो अंडर ट्रायल कैदी हैं, जिनका ट्रायल अभी चल रहा है, केस चल रहा है, उन पर दोष सिद्ध नहीं हुआ है और फिर भी वो जेलों में पड़े हुए हैं, बिना दोष साबित हुए जेलों में बंद हैं। 118% उनमें से ऐसे हैं जो क्षमता से अधिक जेलों में भीड़ भाड़ की स्थिति में हैं, यानी कि जेल में एक पर्टिकुलर संख्या होती है और उतनी ही सुविधाएं होती हैं कि मान लीजिए एक जेल में अगर 100 कैदियों की सुविधा है तो उसमें 118% ये आंकड़ा आया है। 118% जेलों में, यानी कि आप ये सोच लीजिए कि लगभग भारतीय सभी जेलों में ये हाल है कि अगर 100 कैदियों की जगह है तो वहाँ पर 200 या 250 या 300 कैदी रखे जा रहे हैं। 2/3 का अनुपात आया है कुल कैदियों का, जो अंडर ट्रायल कैदियों को प्रतिशत में दर्शाता है। यह आंकड़े हमारी न्याय व्यवस्था में गंभीर संकट को दर्शाते हैं। जमानत और परीक्षण की परिभाषा क्या है उस पर थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं, गौर फरमा लेते हैं, क्योंकि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ट्रायल यानी कि परीक्षण, ट्रायल वर्ड जो है वो हमारे सीआरपीसी में कहीं भी परिभाषित नहीं है। उसके बावजूद ट्रायल के टाइम पर एक अभियुक्त को जिस पे अभी आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, वो आरोपी नहीं है, उसको ट्रायल के नाम पर जेल में डाल के रखा जाता है। क्योंकि जब ट्रायल की कोई परिभाषा ही नहीं है हमारे सीआरपीसी एक्ट में, तो ये कहाँ पे लिखा हुआ है कि ट्रायल के वक्त एक पर्टिकुलर पर्सन को जिस पे अभियोजन चल रहा है, जिस पे केस चल रहा है, उसको जेल में डाल के रखें। सीआरपीसी में परिभाषित नहीं है, मैं बता ही चुकी हूँ। जमानत के लिए इसमें जांच का चरण और उसके बाद का समय शामिल है। सीआरपीसी में सिर्फ जांच का चरण शामिल है, इन्वेस्टिगेशन का टाइम, और उसके बाद में फिर उसके बाद का समय जो आपका जुडिशियल प्रोसीजर जो है उसमें जो लगता है वो समय शामिल है। लेकिन ट्रायल के वक्त किसी को आरोपी की तरह, जिस पर सिर्फ अभी केस चल रहा है, दोष सिद्ध नहीं हुआ, उसको कैद करके जेल में डालने का कोई अधिकार या कोई परिभाषा सीआरपीसी में नहीं दी गई है। उसके बावजूद 75% लोग जेलों में कैद हैं। जमानत यानी कि बेल, आरोपी की रिहाई जो अदालत, पुलिस या जांच एजेंसी द्वारा की जाती है, यह एक सशर्त रिहाई है, यानी कि इस पर सीआरपीसी में प्रावधान है। लेकिन जो बेल है वो मतलब हमारे सीआरपीसी में बोला गया है कि बेल इज़ रूल एंड जेल इज़ एक्सेप्शन, यानी कि बेल आपको जब एक अभियुक्त आपके सामने अपनी बेल पिटीशन डालता है तो आपको बेल देने यानी कि ज़मानत देने की तरफ आपका झुकाव होना चाहिए,
ना कि उसकी ज़मानत को रद्द करने की तरफ झुकाव होना चाहिए। बेल इज़ रूल, बेल नियम है सीआरपीसी का, हमारे एक्ट का, हमारे संविधान में अधिकार है। और जेल जो है वो एक्सेप्शनल केस है, यानी कि जब आपको लगे कि किसी भी हाल में आपके सारे जो सिद्धांत हैं बेल देने के वो सारे फेल हो रहे हैं, तब जाके आपको जेल में डालना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इन शब्दों का व्यापक अर्थ स्पष्ट किया है, जिससे जमानत प्रक्रिया को समझना आसान हुआ है। अपराध की प्रकृति के अनुसार जमानत के नियम क्या हैं, शॉर्ट में जान लेते हैं। जो एक अपराध है जिसमें आपको सज़ा होती है 7 साल या उससे कम साल की, उसमें जांच के दौरान गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। जब इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो उसमें अरेस्टिंग नहीं कर सकती है पुलिस। जांच में सहयोग आपको पूरा करना पड़ेगा। और समन या जमानती वारंट, अगर आपको लगता है कि अरेस्टिंग वारंट निकलवाना ज़रूरी है, तभी आप मजिस्ट्रेट से ऑथराइज्ड रिटन अरेस्टिंग वारंट निकलवा सकते हैं। पुलिस एजेंसी या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी निकलवा सकती है उस पर्टिकुलर अभियुक्त के विरुद्ध। अदरवाइज़ आप सिर्फ नॉर्मल समन भेजेंगे, जिसके आधार पर जांच एजेंसी आपको समय समय पर बुला सकती है और आपको जांच में सहयोग करना पड़ेगा। 7 साल या उससे कम की सज़ा वाले अपराधों में आपको जेल नहीं हो सकती, यानी कि आपको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। इससे ऊपर के पनिशमेंट्स के जो अपराध हैं, यानी कि 7 साल से लेके ज़्यादा अधिक और मृत्युदंड तक जो हैं, उसमें अदालत में उपस्थिति पर जमानत याचिका योग्यता के आधार पर तय की जाएगी। यानी कि वो ऐसे अपराध जिनमें सज़ा आपकी 7 साल से ऊपर या मृत्युदंड तक है, वहाँ पर अगर आप जमानत की अर्जी डालते हैं तो मजिस्ट्रेट यानी कि जज को उस पर्टिकुलर केस की प्रकृति देखते हुए यह निश्चित करना पड़ेगा कि इसको बेल यानी कि ज़मानत दी जा सकती है अभियुक्त को या नहीं। उसके बावजूद भी हमारा जो सिद्धांत है, न्यायिक सिद्धांत है, वो यही है कि बेल इज़ रूल एंड जेल इज़ एक्सेप्शन। यानी कि उसके बावजूद भी उन अपराधों में भी न्यायपालिका को ध्यान देना पड़ेगा, झुकाव होगा उसका बेल की तरफ। विशेष कानून यानी कि सख्त जमानत प्रावधानों में भी उपरोक्त दिशा निर्देश ध्यान में रखे जाएंगे। यानी कि इस अदालत ने साफ साफ बोला है कि इसके बाद भी जो अपराध ऐसे हैं जिनमें विशेष कानून बने हैं, जैसे कि आपके पॉक्सो हो गया, जो 18 साल से कम बच्चों के साथ जो अपराध हो रहे हैं उनसे रिलेटेड, जो यौन अपराध, यौन शोषण से रिलेटेड जो अपराध हो रहे हैं, उनमें वो एक विशेष कानून हो गया। और आपका जुवेनाइल जस्टिस केसेस हो गए, जो कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे जो कोई अपराध करते हैं वो सारे जुवेनाइल में जाते हैं। ये जो विशेष कानून बनाए गए हैं, विशेष एक्ट बनाए गए हैं, इनमें भी बेल के सिद्धांतों को, दिशा निर्देशों को जो अदालत ने निकाले हैं अपने, उनको ध्यान में रखना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण निर्देश क्या हैं, ये जान लेते हैं। अलग जमानत कानून, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने अब साफ साफ बोला है अपने इस केस में भारत सरकार को कि अलग से बेल एक्ट बनाने पर विचार करे भारत सरकार, कि बेल से रिलेटेड जितने भी दिशा निर्देश हैं, जितने भी सिद्धांत बना सकता है, वो अलग से एक एक्ट बन के बिल पास हो, जिसके थ्रू वो एक्ट बन सके। सीआरपीसी की धारा 41 और 41A का पालन सख्ती से किया जाए। जांच एजेंसियों, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का, जांच एजेंसियों को इन धाराओं और अरनेश कुमार मामले के निर्देशों का पालन अनिवार्य है। यानी कि अरनेश कुमार का मामला केस क्या था, शॉर्ट में बता देती हूँ आपको। अरनेश कुमार केस था जिसमें कि 12 से 14 कुछ पॉइंट्स, कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ सिद्धांत निकाले थे दिशा निर्देश के तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने अरेस्टिंग के लिए। यानी कि पहले जो पुलिस अपनी मनमानी करती थी अरेस्टिंग के लिए, कि अरेस्ट करने वाला अपराध नहीं है, उसके बावजूद वो किसी व्यक्ति को उठा लाती थी और उसके साथ मारपीट करना, उसको कुछ भी इन्फॉर्मेशन ना देना कि हम किस केस में या किस केस से रिलेटेड आपको उठा कर लाए हैं, आपको कब छोड़ा जाएगा, आपकी क्या न्याय प्रणाली है, आपके पास क्या अधिकार हैं, वो सब उसमें सब में पुलिस जो सपोर्ट नहीं करती थी। तो अरनेश कुमार का ये केस आया था जिसमें दिशा निर्देश निकाले गए थे सख्ती से पालन करने के लिए अरेस्टिंग के मैटर में सुप्रीम कोर्ट ने, जिसमें कि आपको खामखा में पुलिस नहीं उठा सकती, आपके ऊपर मारपीट नहीं कर सकती, आपको अरेस्ट करने के बाद में 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। चौथा पॉइंट था इसमें कि आपको नॉलेज दी जाएगी कि आप किस सेक्शंस के थ्रू यहाँ पर आए हैं, आपको अरेस्ट वारंट दिखाया जाएगा।
जो कि रिटन होगा और सील लगी हुई होगी उस पर जुडिशरी की, यानी कि जज के साइन होंगे। और आपको ये नॉलेज दी जाएगी कि आपके पास अधिकार है अपनी तरफ से एक लीगल लॉयर हायर करने का, और आपके घर वालों को इस चीज़ की सूचना दी जाएगी कि आपको उठा कर लाया गया है पुलिस स्टेशन में, और किसी न किसी एक या दो व्यक्तियों को जो आपके बहुत करीबी हों, आपके संबंधित हों, जिनसे आप बात करना चाहते हैं, उनसे बात करवाई जाएगी। कुछ ऐसे 8-10 प्रावधान थे, सिद्धांत थे जो अनिश कुमार के केस में सख्ती से पालन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अरेस्टिंग प्रोसीजर में निकाले थे पुलिस के लिए, जो कि 41 और 41A CRPC की जो धारा हैं उनके थ्रू निकले थे, जिनका पता होना बहुत ज़रूरी है आजकल की जनता को। मैं एक काम करती हूँ, मैं इस पे एक अलग से वीडियो बना दूँगी ताकि वो आप देख सकें और आपके लिए कुछ उसमें से हेल्प हो सके। अनुपालन ना होने पर डिफ़ॉल्ट जमानत, यानी कि अगर ये भी कहा साथ में सुप्रीम कोर्ट ने कि धारा 41 और 41A का अगर अनुपालन नहीं किया गया है, उनके सिद्धांतों का अनुपालन, यानी कि अरेस्टिंग प्रोसीजर में जो सिद्धांत निकाले थे अनिश कुमार केस में सुप्रीम कोर्ट ने, अगर उनका अनुपालन नहीं किया गया ठीक से, तो आरोपी जमानत का पूरे तरीके से हकदार होगा। जमानत आवेदनों के लिए समय सीमा है, यानी कि 2 सप्ताह के अंदर आवेदन के सामान्य जमानत जो है, सामान्य जो अपराध हैं उनमें 2 सप्ताह के अंदर आवेदन के निपटारे के लिए अधिक समय सीमा बनाई गई है, और 6 सप्ताह की समय सीमा बनी है अग्रिम जमानत आवेदन के निपटारे के लिए, यानी कि जो कि अग्रिम जमानत एंटिसिपेटरी बेल भी बोला जाता है, जो कि CRPC के धारा 438 के अंतर्गत आती है, जो कि आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से और हाई कोर्ट से मिलती है। वर्तमान जमानत व्यवस्था की चुनौतियां क्या हैं वो जान लेते हैं। आर्थिक असमानता, यानी कि अभी जो जमानत की व्यवस्था है उसमें चुनौतियां जो देखने को मिल रही हैं, जो इन लोग जमानत नहीं ले पा रहे हैं, जो कैदी बन के अंडर ट्रायल कैदी बन के भारतीय जेलों में पड़े हैं, उनकी चुनौतियां हैं आर्थिक असमानता, यानी कि वर्तमान व्यवस्था धन और सामाजिक पूंजी के गलत अनुमानों पर चलती है। आप कहीं बहुत पैसा जमानत के तौर पर लिया जा रहा है, जहाँ पे एक गरीब इंसान नहीं भुगतान उस जमानत की बॉन्ड का कर पा रहा है और जेल में पड़ा है उसके बदले, और जबकि ज़रूरी नहीं है कि वो अपराधी ही हो, अभी उस पर दोष सिद्ध नहीं हुआ है, जिससे जेल नहीं जमानत का सिद्धांत कई अंडर ट्रायल के लिए अर्थहीन हो जाता है। संरचना बाधाएं, यानी कि वित्तीय बाधाओं से लेकर कानूनी जटिलताओं तक, यानी कि कानूनी जटिलताएं ऐसी हैं कि लोगों को अभी तक उनकी जानकारी नहीं है कि क्या प्रोसीजर है, कैसे वो जेलों से बाहर निकल सकते हैं जबकि उन पर दोष सिद्धि नहीं अभी हुई है, उन जटिलताओं तक। अंडर ट्रायल की जमानत शर्तों को पूरा करने की क्षमता बाधित होती है, यानी कि लोगों को जानकारी नहीं है, इसलिए भी कुछ लोग बिना दोष सिद्ध हुए जेलों में कैदी बनकर पड़े हुए हैं। कमज़ोर वर्गों की सुरक्षा का अभाव, यानी कि मनमानी गिरफ्तारी के खिलाफ सुरक्षा उपाय सैद्धांतिक रूप में मौजूद है, लेकिन कमज़ोर वर्गों की रक्षा करने में विफल रहता है। इसमें मैं आपकी जानकारी के लिए एक चीज़ और बताना चाहती हूँ। मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें अब सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही के एक रूलिंग में बोला है कि आपको जो ज़मानत में कुछ भी मनमानी जो बॉन्ड भरना पड़ता था, पैसे जमा करने पड़ते थे, अब वो सबके लिए एक समान हो चुका है। ऐसा नहीं होगा कि आपसे मनमानी 2 लाख का, 5 लाख का या 50 लाख का या 50,000 का बॉन्ड भरवाया जाए, और जिसके लिए आप असमर्थ हों देने के लिए और आप जेल में पड़े रहें। सबके लिए एक जैसा कानून बन चुका है। ये रिसेंटली ही रूलिंग आई है, डिसीजन आया है सुप्रीम कोर्ट का। आप मेरे वीडियो में चैनल पर जाकर वीडियो सर्च करके उसको देख लेना ज़रूर। इसके बाद है आपका जमानत सुधार के लिए संभावित रास्ता क्या है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि डाइवर्जन प्रोग्राम होना चाहिए, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि आप जेल में ही डालो अगर ज़मानत नहीं देनी है। कोई ऐसा अपराध है, इतना घिनौना अपराध है कि आपको जेल में आप बेल नहीं दे सकते, तो उसको डाइवर्जन प्रोग्राम में चेंज कर दीजिए, यानी कि आप उसको काउंसलिंग दीजिए, आप सामुदायिक सेवा में उसको लगाइए, यानी कि समुदाय की सेवा करवाइए, उस पर समाज की सेवा करवाइए उस पर्टिकुलर अभियुक्त पे, या पुनर्स्थापनात्मक न्याय प्रथाओं को जमानत के विकल्प के रूप में विकसित कीजिए। ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। और दूसरा पॉइंट जो इसी जमानत सुधार के रास्ते में बताया, विकल्प में बताया सुप्रीम कोर्ट ने, वो है न्यायिक विवेक, यानी कि न्यायाधीशों को प्रत्येक मामले की व्यक्तिगत परिस्थितियों के अनुसार जमानत शर्तें तय करने का अधिक विवेक
होना चाहिए। ये साफ साफ कहना है सुप्रीम कोर्ट का, जो कि उनके जो अवर न्यायालय हैं उनके लिए दिशा निर्देश है। अंडर ट्रायल संकट क्या है? तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है। अंडर ट्रायल संकट पर, यानी कि जो अंडर ट्रायल केसेस चल रहे हैं, जिनके थ्रू बिना दोष सिद्ध हुए लोग जेलों में पड़े हैं, उनके लिए एक तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए उनके केसेस में। भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में अंडर ट्रायल संकट के समाधान के लिए पुरानी मान्यताओं से दूर होकर, जो पुराने तरीके थे उनको छोड़कर, सभी के लिए समानता और न्याय के प्रति प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। सत्येंद्र कुमार अंतिल मामले के दिशा निर्देशों का पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह कहना है सुप्रीम कोर्ट का। एक बहुत अच्छी और बहुत उम्दा कदम है, पहल है ये सुप्रीम कोर्ट की उन लोगों के लिए जो अभी बिना दोष सिद्ध हुए ही न्याय के लिए अपनी न्याय लेने के लिए न्यायालय से अपनी एक उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि वो बिना किसी दोष सिद्ध हुए जेल से कब बाहर आएंगे, एक कैदी बने बैठे हैं। उनके लिए एक बहुत अच्छा कदम है सुप्रीम कोर्ट का। आपका इसमें क्या विचार है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपके नोन में किसी को ये वीडियो कुछ हेल्प कर सकती है उनके जीवन में, तो उनके साथ शेयर ज़रूर करें। मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें वीडियोस, ताकि आपकी भी नॉलेज बढ़े। और मुझे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स विचार ज़रूर रखें, ताकि मुझे प्रोत्साहन मिले और मैं नए वीडियोज़ जो कि आपके लिए कहीं ना कहीं आपकी सुविधा होगी, आपके जीवन में हेल्प करेगी, मैं ऐसी वीडियोज़ लाती रहूँ। धन्यवाद।